हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। आज हम क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी चैप्टर को वन शॉट में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। यह चैप्टर जेम्स हैरियट के द्वारा राइट किया गया है। तो आगे हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। नरेटर और एनिमल डॉक्टर जेम्स हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को अपने छोटे कुत्ते के साथ सड़क पर घूमते हुए देखा तो उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। कुत्ता बहुत मोटा दिखाई दे रहा था, उसकी आंखें लाल थीं, उसकी जीभ उसके जबड़े से लटक रही थी। जेम्स हैरियट ने जब कुत्ते को देखा तो वह काफ़ी चौंक गए। मिसेस पंफ्रे ने बताया कि ट्रिकी बहुत लेजी हो गया है, उसमें ताकत बिल्कुल नहीं बची है, इसलिए उन्होंने कुत्ते को भोजन के अतिरिक्त एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर दिया था। लेकिन जो उसकी जो हेल्थ थी उसमें बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा डाइट देना शुरू कर दिया, जैसे माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और रोज़ एक कटोरी हॉर्लिक्स की देना शुरू कर दिया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी उसे नींद नहीं आ सकी। मिसेस पंफ्रे ने उसे मीठी चीज़ें देना कम कर दिया था। लेकिन जब ट्रिकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगा तो उन्होंने कुछ सोचा और कुत्ते की जो फेवरेट चीज़ें थी, जैसे क्रीम केक और चॉकलेट, जो उसे देना शुरू कर दिया। फिर उससे जो है देना शुरू कर दिया, और लेकिन उसे जो है ये सारी चीज़ें बहुत अनियमित देती थी, रोज़ नहीं देती थी, अनियमित रूप से देती थी और उसे केवल बहुत थोड़ा टहलाती थी और बहुत कम ही एक्सरसाइज भी कराती थी। देखते हैं, डॉक्टर ने मिसेस पंफ्रे को खाना कम करने और ट्रिकी को ज़्यादा एक्सरसाइज कराने की सलाह दी। मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर की एडवाइस को बहुत स्ट्रिक्टली पालन करने का निश्चय किया। डॉक्टर ने ट्रिकी की कंडीशन को देखा। जब उन्होंने इसकी कंडीशन को देखा तो वह उसकी कंडीशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थे। कुछ समय के बाद ट्रिकी ने खाना खाना छोड़ दिया और वोमिटिंग करने लगा और हांफने लगा। डॉक्टर ने एडवाइस दी कि वह ट्रिकी को अपने अस्पताल में अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं। जब डॉक्टर ट्रिकी को अपने अस्पताल में लेके गए तो पंफ्रे और उनके परिवार के सभी सदस्य ट्रिकी को देखकर रोने लगे। ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाना बंद कर दिया था, अपने पैरों को भी हिलाना बंद कर दिया था। उसकी आंखों में बहुत सुस्ती दिखाई दे रही थी, वह काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा था। वह बिस्तर पर एकदम बेहोश लेटा हुआ था, वह बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। सर्जरी के दौरान कुत्तों ने उसकी तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान दिया और उसको एकदम नेग्लेक्ट कर दिया था। डॉक्टर ने उसे खूब पानी पिलाया। 2 दिन के बाद उसके अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी आ गई थी। तीसरे दिन वह बाहर घूमने लगा था और दूसरों कुत्तों के साथ एंजॉय भी करने लगा था। उसने अच्छी तरीके से खाना पीना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने उस ट्रिकी को कोई भी दवा नहीं दी थी और सारा दिन वह दूसरों कुत्तों के साथ एंजॉय भी करता रहा। और जैसे ही मिसेस पंफ्रे को मालूम हुआ कि उसका कुत्ता अच्छी तरीके से खाना पीना खा रहा है तो मिसेस पंफ्रे ने उसके लिए अंडे और ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया था। और मिसेस पंफ्रे ने जो अंडे और ब्रांडी भेजी थी तो वह उन अंडे और ब्रांडियों को जो जेम्स हैरियट डॉक्टर था वह उन अंडे और ब्रांडी को स्वयं खा लेता था और बहुत कम मात्रा में ट्रिकी को खाने के लिए देता था। तो अब जो है ट्रिकी खतरे से एकदम बाहर था और वह बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रहा था। मिसेस पंफ्रे दिन में कई बार फ़ोन करके उसकी कंडीशन के बारे में मालूम करती थी कि उसकी हालत अब कैसी है। वह उससे बहुत दिनों से अलग रहती थी। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी से काफ़ी दिनों से अलग रह रही थी, तो इससे वह काफ़ी दुखी थी, उन्हें काफ़ी दुख हो रहा था। आखिर उन्हें बताया गया कि ट्रिकी की हालत अब बिल्कुल सही हो गई है और वह उसे अब अपने घर ले जा सकते हैं। तो जैसे ही उन्हें इस बात का मालूम हुआ तो वह उसे लेने के लिए अपनी कार से उस हॉस्पिटल में पहुंच गई। जेम्स हैरियट ट्रिकी को गोद में उठाकर उसको लाए। जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पंफ्रे को देखा तो वह एकदम कूद कर उनकी गोद में चला गया और मिसेस पंफ्रे का चेहरा चाटने लगा। मिसेस पंफ्रे की आंखों में आंसू चमक रहे थे, वह कांपते हुए होठों से डॉक्टर को धन्यवाद दे रही थी। तो इस स्टोरी से ये मोरल सेंस मिलता है कि पेरेंट्स को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनके बच्चों को कोई नुकसान हो। अगले चैप्टर को रिवाइज करते हैं, द मिडनाइट विजिटर। यह चैप्टर रॉबर्ट ऑथर के द्वारा राइट किया गया है। इस चैप्टर की कहानी ऑसवेल नाम के एक मजाकिया सीक्रेट एजेंट की है। वह शाम को फाउलर नाम के एक राइटर के साथ में था। क्योंकि फाउलर एक गुप्त एजेंट के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन जब वह ऑसवेल के साथ समय बिताता है तो उसे पता चलता है कि यह उसकी सोच से बिल्कुल विपरीत था। जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति जिसके साथ वह समय बिता रहा था वह काफ़ी बोरिंग था। ऑसवेल ने फॉलर से कहा कि वह गलत सोच रहा है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह जल्द ही ऐसी रिपोर्ट देगा जो देश के भविष्य को एकदम बदल देगी। फिर ऑसवेल फॉलर को अपने कमरे में ले जाता है तो वहाँ पर मैक्स नाम का एक लड़का कमरे में खड़ा होता है। वह उनसे कहता है कि आप 30 मिनट तक इंतज़ार करिए, मैं
मिसाइलों के बारे में एक ऐसी रिपोर्ट आपको दूंगा जो आपको एकदम चौंका देगी, क्योंकि वह रिपोर्ट चुराने के लिए ही वहाँ पर खड़ा हुआ था। यह एक बहुत साहसिक कार्य था जिसकी उम्मीद फॉलर ने तब की थी जब वह एक गुप्त एजेंट से मिलने के बारे में उसने सोचा था। जब वे बातचीत कर रहे थे तो ऑसवेल ने एक कहानी के साथ शुरुआत की कि कैसे एक आदमी पिछले महीने अपने कमरे के नीचे बालकनी में घुसा था। जब यह बातें हो रही थी तब दरवाजे पर अचानक नॉक हुआ। नॉक मीन्स टक टक की आवाज़ हुई या दस्तक हुई। ऑसवेल ने कहा कि शायद यह पुलिस होगी, क्योंकि वह चाहता था कि वे कुछ समय के बाद यहाँ पर आकर कि कुछ समय बाद यहाँ पर पुलिस आएगी और जांच करेगी, क्योंकि वह उन सब चीज़ों की रिपोर्ट बनाना चाहता था जो बहुत अतिरिक्त सुरक्षा में आ रही थी। मैक्स ने अपनी बंदूक से उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह बालकनी में उसका इंतजार कर रहा है, तब तक ऑसवेल पुलिस को वापस भेज दे, अन्यथा वह उसे गोली मार देगा। पुलिस से पकड़े जाने पर उसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वह उसका जोखिम उठा लेगा। जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली जाती है, मैक्स खिड़की से बाहर कूद जाता है और ज़ोर से चीख सुनाई देती है। दरवाज़ा खुलता है, एक वेटर अंदर आता है और कहता है कि वह शराब लेकर आया है जो मिस्टर ऑसवेल ने ऑर्डर की थी। वह बोतल ट्रे टेबल पर रख देता है और फॉलर को आश्चर्य होता है और उससे पुलिस के बारे में वह पूछता है। तो ऑसवेल ने उत्तर दिया कि कोई पुलिस नहीं आई थी। तो फॉलर ने पूछा कि वह व्यक्ति कौन था जो खिड़की से बाहर बालकनी में उसका इंतजार कर रहा था। तो ऑसवेल ने उत्तर दिया कि वह व्यक्ति वापस नहीं आएगा और वहाँ कोई भी बालकनी नहीं थी। यह ऑसवेल की शार्प माइंड को दर्शाता है कि वह कितना शार्प माइंडेड था, क्योंकि उसने ऐसी स्थिति का फ़ायदा उठाया था जिसने मैक्स को परेशान कर दिया था, जिसके कारण वह बिना सोचे समझे और बिना नीचे देखे ही खिड़की से बाहर कूद गया था। वह होटल की सबसे ऊपरी मंजिल से कूदा था और शायद उसकी मौत हो गई होगी। वह इतनी ऊंचाई से कूदा था जिसके कूदने से उसकी मौत हो गई होगी। इस तरह ऑसवेल ने मैक्स को पछाड़कर खुद को एक खतरनाक स्थिति से बचा लिया था। अगले चैप्टर को रिवाइज करते हैं, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। यह चैप्टर विक्टर केनिंग के द्वारा राइट किया गया है। इस चैप्टर की कहानी एक 50 वर्षीय व्यक्ति की है जो ताले बनाता है और घर के नौकरों के साथ रहता है। वह एक अच्छा नागरिक है लेकिन ईमानदार व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह हर साल डकैती करता है और अपनी डकैतियों की योजना भी बनाता है और डकैती से इतने पैसे मिले वह कम से कम 1 साल तक चलें। वह यह सोचता है कि डकैती से कम इतने पैसे मिल जाएं कि उसका खर्च 1 साल तक चल जाए और वह उससे रेयर, अद्भुत और महंगी किताबें भी खरीद पाए। वह इन किताबों को इसलिए खरीदना चाहता था क्योंकि उसे रेयर, महंगी किताबें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वह सटोबर ग्रेंच नामक एक ग्रोन में डकैती करने की योजना बना रहा था। वह उस घर के बारे में सभी छोटी बड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रहा था, जैसा कि परिवार कहाँ गया और घर में कितने नौकर हैं, कितने सदस्य हैं, कुत्ते का नाम क्या है और घर की वायरिंग, तिजोरियाँ कहाँ कहाँ हैं और तिजोरियों में कितनी कीमत की ज्वेलरी रखी हुई है। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वह डकैती करने के लिए ग्रेंच पहुंचता है और घर की मालिक की पत्नी होने का दावा करने वाली एक महिला वहां पर आती है और उसे विकल्प देती है कि वह उसे भूल जाएगी कि उसने कुछ भी नहीं देखा है अगर वह उसके लिए तिजोरी खोलता है। वह उसके लिए तिजोरी खोलता है तो वह सब कुछ भूल जाएगी कि उसने कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि वह तिजोरी का कोड भूल गई है और उसे एक पार्टी में जाना भी है। उसे इस बात का एहसास नहीं है उस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं है महिला के लिए वह तिजोरी खोल रहा है वह भी एक चोर है। वह दूसरे चोर के लिए एक तिजोरी खोल रहा है। वह महिला उस घर की असली मालिक नहीं है। वह यह सोचकर घर से खुशी से चला जाता है कि वह सुरक्षित है, उसने तिजोरी खोली है, लेकिन उस पर कोई भी ब्लेम या किसी प्रकार की चोरी का आरोप नहीं लगाया जाएगा और वह अपने को सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन उसे इस बात का भी एहसास नहीं है कि उसने किसी और के लिए तिजोरी खोली है, उसने किसी दूसरे के लिए तिजोरी खोली है। वह महिला उस घर की असली मालिक नहीं है और वह बिना ग्लव्स पहने वह तिजोरी को खोल देता है। लगभग 3 दिन के बाद जब पुलिस अधिकारी उसके पास आता है और उसे यह बताता है और कि आपने
तिजोरी खोली है और उसे गिरफ्तार कर लेता है कि सट ओवर रेंज में उसकी उंगलियों के निशान हैं। तब उसे एहसास होता है कि उसने ऐसी महिला के लिए तिजोरी खोली थी जिसने उसे मूर्ख बना दिया। खुद एक चोर के लिए उसने तिजोरी खोली है और वही महिला उसके बैकग्राउंड से आती है और उसने ही उसको मूर्ख बना दिया है। उसे जेल हो जाती है। जब वह जेल भेज दिया जाता है तो वहाँ पर वह एक सहायक लाइब्रेरियन बन जाता है। जब भी कोई चोरी की बात करता है और चोरों के बीच सम्मान की बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे अपने ही समुदाय, अपने ही जैसे एक चोर ने उसे धोखा दिया था और मूर्ख बनाया था, क्योंकि वह इस बात के लिए काफ़ी परेशान था। अगले चैप्टर को रिवाइज करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फुट। यह चैप्टर H.G. वेल्स के द्वारा राइट किया गया है। इस चैप्टर की कहानी ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक के बारे में है। वह उस फार्मूले की खोज कर रहा था जो इंसानों को अदृश्य बना सके। अंततः उसे उस फार्मूले को बनाने में सफलता मिल गई। उसने उस फार्मूले से एक दुर्लभ मेडिसिन को बनाया। उस मेडिसिन को उसने स्वयं निगल लिया, जिससे वह अदृश्य हो गया। पहली बार दो लड़कों ने एक घर की सीढ़ियों पर उसके पैरों के निशानों को देखा तो वे उसके पैरों के निशानों का पीछा करने लगे, और उन लड़कों ने उसके पैरों के निशानों का तब तक पीछा किया जब तक वे धीरे धीरे गायब नहीं हो गए। और एक बार जब उसे रात में ठंड लगी तब वह खुद को गर्म करने के लिए एक मॉल में घुस गया, और मॉल रात में बंद हो जाता है। तब रात में वह वहाँ पर जो है गर्म कपड़े उसने उस मॉल से निकाले और उन कपड़ों को उसने पहन लिया। क्योंकि काफ़ी रात हो जाती है तो उसे भूख भी लगती है, तो कुछ खाने का वो फैसला करता है। तो मॉल के रेस्टोरेंट में एक किचन होता है, तो वहाँ पर एक कुछ ठंडा मीट रखा हुआ होता है, तो वह उस मीट को निकाल कर खाता है, और वहाँ पर कॉफ़ी भी होती है तो कॉफ़ी भी निकाल कर पीता है। बाद में वह एक किराने की दुकान पर जाता है और वहाँ पर मिठाई खाता है और शराब भी पीता है, और फिर वह जो है रजाई के ढेर पर आकर वहाँ पर सो जाता है। जब वह सुबह थोड़ा देर से उठता है तो वहाँ के जो स्टोर के सहायक होते हैं वो उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उसने जल्द ही अपने पहने हुए कपड़े को उतार दिया, क्योंकि वह जो कपड़े पहने हुआ था उसने तुरंत उन कपड़ों को उतार कर फेंक दिया और वह अदृश्य हो गया। फिर वह लंदन की सड़कों पर कड़ाके की ठंड में वह बिना कपड़ों के घूमने लगा। फिर उसने एक थिएटर कंपनी में कुछ कपड़े चुराने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपना चेहरा ढकने के लिए वहाँ पर कुछ मिल जाएगा। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए पट्टियाँ, काला चश्मा, नकली नाक और खुद को ढकने के लिए एक टोपी भी वहाँ से चुरा लेता है। फिर वह दुकानदार के पास जाता है और उसको मारता पीटता है और उसके सारे पैसे निकाल लेता है या चुरा लेता है। जल्दी उसे पता चलता है कि यहाँ पर लंदन में इस तरीके से रहने से काफ़ी उसको दिक्कत हो रही है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी यहाँ पर है। तो वह फैसला करता है कि वह दूर के गाँव में चला जाएगा और वहाँ पर इपिंग गाँव में एक सराय में रहना शुरू कर देगा, और वहाँ पर जाता है और वहाँ पर 2 कमरे बुक करता है। तो इपिंग गाँव में के लोगों को जो वह आदमी अजीब लगता है, वह वैज्ञानिक अजीब लगता है कि इतनी सर्दी के मौसम में एक ऐसे अजीब रूप में एक अजनबी को सराय में रहने के लिए आया है, क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है और सर्दी में वहाँ पर रहने के लिए आया है। तो एक बार जब उसका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है, जब वहाँ पर रहने लगता है उस सराय में, तो उसके काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो उसके पास जो पैसा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। तब वह लोगों से चोरी करना शुरू कर देता है, लोगों के पास से पैसे चुराना शुरू कर देता है, और जो वहाँ के सराय के जो मालिक होते हैं और उसकी पत्नी होती है उसको भी मारता पीटता है। जब वैज्ञानिक वहाँ पर नहीं होता है तो उसके कमरे की जांच करने की कोशिश की जाती है। गांव के सिपाही से मदद मांगी जाती है जिससे वो उसके कमरे की जांच कर सकें, लेकिन उसके पहले श्रीमती हाल उससे सवाल पूछती हैं कि वह कौन है और कहाँ से आया है और उसने उसके फर्नीचर का क्या किया है। इस बात पर वह वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। तो वह इसे यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह वास्तव में कौन है। कांस्टेबल को भी पता चलता है कि वह ऐसे आदमी या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है या अरेस्ट कर रहा है जिसके शरीर पर सिर नहीं है, वह बिना सिर का व्यक्ति है। वे वैज्ञानिक को पकड़ने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो उसको पकड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने सारे कपड़े निकालकर फेंक देता है और वह अदृश्य हो जाता है। जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह जफर को भी मारने पीटने लगता है। तो इस प्रकार से उस वैज्ञानिक को पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो अगले चैप्टर को रिवाइज करते हैं, द थीप्स स्टोरी। यह चैप्टर रस्किन बॉन्ड के द्वारा राइट किए गए। इस चैप्टर की कहानी एक 15 साल
के चोर की है और दूसरा 25 ईयर का एक आदमी है जिसका नाम अनिल होता है। अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था और वह चोर अनिल के पास आता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पिछले दिनों से किसी को नहीं लूटा था और वह सोच रहा था कि अनिल जैसे एक साधारण व्यक्ति को लूटना बहुत आसान होगा। वे दोनों बातचीत करने लगते हैं और अनिल चोर से उसका नाम पूछता है। चोर अपना नाम हरी सिंह बताता है। यह उसका असली नाम नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने परिचित या पुलिस से बचने के लिए हर महीने अपना नाम बदल देता था। फिर उसने पहलवानों के बारे में अनिल से बातचीत की और अनिल जब जा रहा था तो हरी ने उसे बुलाया और उससे पूछा क्या वह अनिल के लिए कुछ काम कर सकता है। तो अनिल ने उससे कहा कि उसके पास भुगतान करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अगर वह खाना बनाना जानता है तो उसे खाना खिला सकता है। हरी ने झूठ बोला कि वह खाना बनाना जानता है। अनिल हरी को अपने कमरे में ले गया जहां पर वो रहता था, जो एक मिठाई की दुकान के ऊपर था। हरी ने वहां पर खाना बनाया जो वास्तव में बहुत खराब था, क्योंकि अनिल ने उस खाने को नहीं खाया था जो हरी सिंह ने बनाया था। अनिल ने हरी को वहां से जाने के लिए कहा कि वह कमरे से चला जाए, लेकिन उसने हरी सिंह ने अनिल को खुश करने के लिए बहुत प्रयास किया और बहुत तरीके की बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हरी बहुत आकर्षक अंदाज में मुस्कराया। हरी अनिल के सामने बहुत आकर्षक अंदाज में मुस्कराया तो अनिल उसे देखकर, उस हंसी को देखकर वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अनिल हरी को खाना बनाना, पूरे वाक्य लिखना और संख्याएं जोड़ना सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि हरी जानता था जब वह अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाएगा या पढ़ना लिखना सीख जाएगा तब उसे दूसरे लोगों को लूटने में बहुत आसानी होगी। हरी अनिल के लिए कुछ काम करना पसंद करता था, क्योंकि वह उसे सुबह चाय पिलाता था और फिर दिन के लिए किराने का सामान खरीदने के लिए भेजता था। वह हर दिन किराने का सामान खरीदने के लिए दिए जाने वाले जो पैसे होते थे उससे 1 रुपये चुरा लेता था। अनिल उसकी चोरी के बारे में जानता था, लेकिन उसने हरी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि इसमें से वह पैसे चुरा लेता है। अनिल अनियमित कामों से पैसा कमाता था। कभी कभी वह पैसे दूसरों से भी उधार लेता था। अगले दिन जब कभी उसके पास पैसे आ जाते थे तब वह उनका पैसा वापस कर देता था और वह दूसरों को भी पैसे उधार दे देता था। और लोग उसका जब पैसा वापस कर देते थे तब वह अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बाहर चला जाता था। एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर आया और हरीश से कहा उसने एक पब्लिशर को किताब बेची है जिससे इतने सारे पैसे मिले हैं। रात को वह पैसे अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे सुरक्षित रख देता है। तो हरी सिंह महसूस करता है कि वह 1 महीने से अधिक समय से अनिल के लिए काम कर रहा है और उसने किराने के पैसों से प्रत्येक दिन 1 रुपये के अलावा और उसने कुछ भी नहीं चुराया था। हरी के पास चोरी करने के कई मौके थे और उसके पास कमरे की चाबी भी रहती थी, लेकिन वह अनिल का उस पर इतना भरोसा था, उससे वह इतना हैरान था और आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति कभी भी नहीं देखा था। यह भरोसे की बात उसे अनिल को लूटने से रोक रही थी, क्योंकि हरी ने सोचा था कि अनिल जैसे लापरवाह व्यक्ति को लूटने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह शायद उसे पता भी नहीं चलता कि उसे पहले से ही लूट लिया गया है, कि उसे पहले से पता भी नहीं था कि उसे पहले से ही लूट लिया गया है। फिर हरी सिंह उसके पैसे चुराने के बारे में सोचता है, क्योंकि अगर वह उसके पैसे को नहीं चुराता है तो वह अपने दोस्तों पर सारे पैसे बर्बाद कर देगा और खर्च कर देगा, और अनिल उसके काम का भुगतान भी नहीं करेगा जो उसने उसके साथ किया है। जो उसने अनिल के लिए काम किया है, अनिल उस काम का भुगतान भी नहीं करेगा। फिर हरी रात को उठता है और चुपचाप अनिल के बिस्तर पर जाता है और चुपचाप तरीके से पैसे को चुरा लेता है और लखनऊ एक्सप्रेस से शहर को छोड़ने का फैसला करता है। जब रात 10 बजे वह स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन प्लेटफार्म से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। वह ट्रेन आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन वह हिचकिचाता रहा और उसे काफ़ी हिचकिचाहट भी हो रही थी, क्योंकि उसे खुद इसका कारण नहीं पता था कि उसे क्यों हिचकिचाहट हो रही है। स्टेशन पहुंचने से पहले उसने पैसों को गिना था। उसमें 50 रुपये के नोटों में 600 रुपये थे। इतने पैसों से वह 2-3 सप्ताह तक शानदार जीवन भी जी सकता था। ट्रेन जाने के बाद हरी स्टेशन पर बिल्कुल अकेला था। उसके पास रात में सोने के लिए भी जगह नहीं थी। अनिल मात्र एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वह जानता था और उसने उसे भी लूट लिया था। वह एक पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और जैसे ही वहाँ पर बैठता है तो बारिश शुरू हो जाती है। वह घंटा घर के नीचे बैठ गया
और तब उसे लगा कि जो उसके पास नोट हैं वो भी बिक गए हैं। उसने महसूस किया पढ़ना लिखना सीखने से अधिक सम्मानजनक और ईमानदार नौकरी पाने में उसकी मदद मिलेगी। अगर वह पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी जो उसे इन कुछ 100 रुपये से कहीं अधिक भुगतान करेगी। फिर उसने अनिल के घर वापस जाने का फैसला किया। वह कमरे में पहुंचा। जब वह अनिल के कमरे में पहुंचा और पैसे वापस जहां से उसने चुराए थे वहीं बिस्तर पर चुपचाप से बिस्तर के नीचे रख दिए। अगली सुबह वह थोड़ा देर से उठा तो अनिल अपनी चाय बना चुका था और अनिल ने हरी को 50 रुपये का नोट दिया क्योंकि उसे किसी काम के लिए भुगतान किया गया था और उसे नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। हरी ने नोट अपने हाथ में ले लिया और महसूस किया क्योंकि नोट अब भी कल रात बारिश से गीला हुआ था। क्योंकि उसके पास जो सारे नोट थे वह बारिश में भीग गए थे तो उसने महसूस किया वही नोट है जो बारिश में गीला हो गया था। हरी सिंह ने महसूस किया कि अनिल को उसके बारे में जो उसने किया है उसके बारे में पता चल गया था, लेकिन उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी उदासी क्रोध की भावना नहीं थी। सिंह बहुत सुंदर ढंग से मुस्कुराया क्योंकि यह उसकी वास्तविक खुशी थी। वह जानता था कि उसने खुद को गलत रास्ते पर जाने से खुद को बचा लिया है। अब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब वह एक अच्छा व्यक्ति बन गया था।